आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी, जब आप कोर्ट जाएंगे, भला ही आपने केस किया हो या सामने वाले व्यक्ति ने केस किया हो, तो कोर्ट आपसे कौन कौन से सवालों के जवाब चाहती है, कोर्ट आपके ऊपर कौन कौन से सवाल करेगी और आपको उन सवालों के जवाब देना है कि नहीं देना है, और देना है तो क्या जवाब देना है। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे और ये सवाल जवाब कभी भी किसी भी स्टेज पर हो सकते हैं और आपसे सवाल किए जा सकते हैं, इसलिए इन सवालों की जानकारी आपके पास होना जरूरी है। अमूमन तौर पर ये सवाल जो मैं बताने वाला हूं, ये सारे के सारे सवाल आमतौर पर केस स्टार्ट होते ही पूछे जाते हैं, यानी शुरुआत में पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सवाल केस के दौरान भी पूछे जा सकते हैं। तो आपके पास में इन सवालों के जवाब होना चाहिए और इन सवालों के कौन से जवाब आपको देना है और कौन से जवाब आपको नहीं देना है, ये भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए भी दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोर्ट सबसे पहले पूछती है आपकी शादी कब हुई, जबकि आप खुद लिख के दे रहे पिटीशन में, लेकिन फिर भी कोर्ट आपसे पूछती है। तो आप चाहे जवाब देने पहुंचे, पहली बार कोर्ट में पहुंचे, मीडिएशन में पहली बार आप पहुंचे, या फिर आपने खुद आवेदन प्रस्तुत किया हो, तो कोर्ट आपसे पूछती है आपकी शादी कब हुई थी। तो आपको बिल्कुल वही डेट बताना है जो शादी की डेट है। कई लोग शादी की डेट भूल जाते हैं, तो ये ध्यान में रखिए कि आप जब भी मीडिएशन में जाएं या पहली बार कोर्ट पहुंचे तो आप शादी की डेट को ध्यान में रख कर जाए। नंबर 2, आप कब से अलग रह रही हैं। खासतौर से पत्नी से सवाल पूछा जाता है कि आप कब से अलग रह रही हैं। यह सवाल पति से पूछा जा सकता है कि आप अलग रह रहे थे क्या या संयुक्त परिवार में रह रहे थे। तो आपको दोनों लोगों को क्लियर बताना पड़ेगा कि कब से अलग रह रहे थे। अब इसका फायदा किसे मिलेगा? अगर पति ये बताता है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर शादी के बाद या पत्नी का व्यवहार देखकर और तत्काल में अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा था, शादी के बाद या कुछ दिन बाद ही मैं अपने परिवार को छोड़कर अलग रहने लगा था, तो इससे पति के परिवार को फायदा ये होगा कि उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा क्योंकि वो साथ में नहीं रहते। तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसा केस कोई भी परिवार के ऊपर नहीं बनेगा, सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं होगा, तो केस उनके ऊपर नहीं बनेगा। पति को बड़ा फायदा ये मिलेगा। दूसरी तरफ जब पत्नी कहती मैं इतने दिनों से अलग रह रही हूं, तो जहां पर 30 दिन या उससे अधिक समय से पत्नी अलग रह रही और पति ने पत्नी को वापस बुलाने का कोई भी प्रयास नहीं किया कानूनी तौर पर, तो ऐसी स्थिति में पत्नी तत्काल भरण पोषण पाने की हकदार बन जाती है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखिए, पत्नी उसे पूछा जाए तो वो कब से अलग रह रही उसको बताना है, और अगर पति से पूछा जाए तो पति को भी बताना, और ना पूछा जाए तो भी बताना कि हम कब से अलग रह रहे थे। ठीक। नंबर 3, आवेदन प्रस्तुत किया है तो आपसे पूछा जाएगा आप कहां रहते हो। यह इसलिए पूछा जाता है कि क्षेत्राधिकार। अब इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर कोर्ट आपसे पूछती है आप कहां रहते हो, तो आपको वहां के रहने का प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे आप रेंटेड हो, चाहे आप वहां जॉब करते हो या आपका परमानेंट हाउस हो। अगर कोर्ट ने पूछ लिया कि आप कहां रहते हो, तो आपसे कोर्ट रेसिडेंस का प्रूफ मांग सकती है, तो ये आपको पहले से तैयार रखना है। अगर आपने गलत बता दिया और जहां से आप केस फाइल कर रहे हैं कह दिया मैं यहां नहीं रहता हूं, तो फिर आपका केस डिसमिस हो जाएगा, वहां नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 4, कोर्ट यह भी पूछती है कि बच्चे किसके पास हैं, कितने बच्चे हैं और बच्चों का खर्चा क्या है, कितना खर्चा है। आमतौर पर कोर्ट ये भी पूछती है इस शादी से आपके बच्चे कितने हैं, उन बच्चों का एक्सपेंसेस क्या है, जैसे स्कूल में पढ़ा रहे, ट्यूशन पढ़ा रहे, कॉलेज जा रहे बच्चे, तो उनका एक्सपेंसेस क्या है, कोई मेडिसिन डिसीज है तो उसका एक्सपेंसेस क्या है, कोर्ट ये भी पूछती है। तो बच्चे कितने हैं और उनका खर्चा क्या है, ये भी कोर्ट जानना चाहती है। नंबर 5, आपकी इनकम क्या है। दोनों पक्षों से पूछा जाता है, पति से भी पूछती है कोर्ट, पत्नी से भी पूछती है, और कई बार पत्नी इसमें धोखा खा जाती है। वास्तविकता में वो जॉब करती होती है और पिटीशन पेश कर देती है, कोर्ट अचानक से पूछ लेती है आपकी इनकम क्या है, और उसी तारतम्य में ध्यान नहीं रहता कि हम तो मांगने हैं, हमको झूठ बोलना है, और पत्नी सच बोल देती है। ऐसे भी कई बार केसेस देखने को मिलते हैं। तो कोर्ट अक्सर पूछती है पति से और पत्नी से आपकी इनकम क्या है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या कहना है, वरना उल्टा भी हो सकता है। पति को तो अपनी इनकम सही बतानी है, पत्नी को भी अपनी इनकम सही बतानी अगर है तो। नंबर 6, इनमें से जो आरोप आपने लगाए हैं वो क्या क्या आरोप है, यानी जो आपने अपने पिटीशन में जवाब में जो आपने आरोप लगाए हैं, कोर्ट आपसे ही पूछ लेती है आपने क्या आरोप लगाए, बताइए जरा, किस लिए आपने आरोप लगाए, बताइए जरा, डिटेल में खुल के बोलिए, आपने ऐसा आरोप क्यों लगाया, बताइए जरा, किस दिन की घटना है, किस तारीख की घटना है, किस समय की घटना है, किसने देखी, किस जगह पे हुई, आई विटनेस कौन था, कुछ है प्रूफ आपके पास। तो कोर्ट ये भी पूछ लेती है कि भाई घटना कब हुई,
किसने देखा, जो आरोप आपने लगाए उन आरोपों के बारे में कोर्ट आपसे पूछ लेती है। और ये आपको जो आप आरोप लगाते हो वो आरोप आपको रटे हुए होना चाहिए। और अगर आप जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के आरोपों को डिनाई करता हो तो किस ग्राउंड पे करता है उससे वो ग्राउंड भी रटे होना चाहिए और उसके प्रॉपर सबूत भी उसके पास होना चाहिए। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है उसे आरोप रटे हुए होना चाहिए और उन आरोपों को साबित करने के लिए गवाह है तो उसका नाम बताएं, कोई सबूत है तो उसे प्रस्तुत करें। यह भी आपके ध्यान में होना चाहिए। नंबर 7, कोर्ट ये भी पूछती है क्या आपने किसी केस में स्टे ली है, जैसे कि वो प्रॉपर्टी ना बेच दे, जैसे कि मुझे घर से बाहर निकाल दे। अगर कोई भी स्टे ली है तो आपको वो भी बताना पड़ता है। तो कोर्ट आपसे पूछती है कि आपने क्या किसी केस में स्टे ली है। नंबर 8, रिलीफ क्या चाहिए, कोर्ट पूछ लेती है। अब आप पिटीशन में तो लिख के दे दिए बहुत सारे, अब पूछ लेती कोर्ट क्या रिलीफ चाहिए आपको। अब आपको बताना पड़ेगा हुजूर हमको मेंटेनेंस भी चाहिए, एंट्री मेंटेनेंस भी चाहिए, कंपनसेशन भी चाहिए, साथ में राइट टू रेसिडेंस भी चाहिए, इसके अलावा स्थिधन वापसी भी चाहिए, इसके अलावा सुरक्षा भी चाहिए, इसके अलावा अन्य एक्सपेंसेस के लिए भी पैसा चाहिए। ये सारी चीजें आपको क्लियर बताना पड़ेगा। मतलब आप पिटीशन में लिख रहे हैं तो कोर्ट जानना चाहती है कि आपको पता है क्या लिखा हो उसमें, नहीं तो कल के दिन बोल दो वकील साहब ने सब लिख दिया था हमें तो पता ही नहीं है। तो कोर्ट ये भी पूछती है कि आपको क्या रिलीफ चाहिए, तो आपको ये रिलीफ बताना पड़ेगा। नंबर 9, अब जब आप आरोप लगा रही हैं, रिलीफ मांग रही हैं, तो कोर्ट ये भी कह सकती है आपने आरोप भी लगा दिए, रिलीफ भी मांग लिए, तो हम रिलीफ दे देते हैं आपको, लेकिन जो आपने आरोप लगाए हैं उसके सबूत क्या है, सबूत दिखाइए। कोर्ट यहां पर लगाए गए आरोपों के रिलीफ के पहले आपसे सबूतों की डिमांड कर सकती है और सबूतों के आधार पर फिर रिलीफ डिसाइड करेंगे। तो ऐसा हो सकता है, तो कोर्ट पूछ सकती है कि आपके पास में एविडेंस यानी सबूत क्या है। नंबर 10, कोर्ट यह भी पूछती है क्या आप साथ रहने के लिए तैयार हैं, आप साथ रहना चाहते हैं। फिर कोर्ट ये भी पूछती है जब आप साथ नहीं रहना चाहते हैं तो क्या आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार हैं, क्या आप म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं। इसके जवाब भी आपके पास होना चाहिए। अगर पति है उसने सेक्शन 9 का केस किया है तो वो कह सकता है हुजूर हम साथ रहना चाहते हैं, हमने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है दामाद पुनर्स्थापन का। अगर पत्नी ने किया तो पत्नी भी कह सकती है साहब ने केस फाइल किया है, ये हम साथ रहना चाहते हैं। अब कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेक्शन 9 भी नहीं किया या एक ने किया वो, तो कुल मिला के यहाँ पर ये लगी कोर्ट को कि शायद इनका नहीं जम पाएगा। तो कोर्ट पूछती है कि भाई अब आपको साथ नहीं रहना तो म्यूचुअल कर लीजिए, क्या आप म्यूचुअल के लिए तैयार हैं। तो अगर आप म्यूचुअल के लिए तैयार हैं तो अपनी कंडीशंस के साथ में सेटलमेंट डीड बना के आप म्यूचुअल में जा सकते हैं। तो कोर्ट आपसे कुछ इस प्रकार से 10 सवाल पूछ सकती है और आपको क्या जवाब देने हैं मैंने बताने का प्रयास किया है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस तरह के जजमेंट चाहते हैं या फिर अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।